ठीक। तो इसमें आप लोगों ने देखा भाग 1 के अंदर कितने अनुच्छेद थे? 1, 2, 3, 4, इतने ही अनुच्छेद थे ना। तो अभी आप समझने की कोशिश करो जो मैं बक रहा हूँ। अभी आप ऐसा मत सोचो कि कुछ ध्यान में रहे या क्या हो, समझो कि क्या चल रहा है। जैसे अनुच्छेद 1 शुरू होता है भाग 1 का शीर्षक में, जैसे मैंने आपको बताया, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो इसी से रिलेटेड 1, 2, 3, 4 इसमें कंटेंट होंगे, उसमें जिसको हम बोलते हैं प्रोविजंस, प्रावधान होंगे। यहाँ अनुच्छेद 1 कैसा होगा? इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states and UTs, है ना। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का एक संघ होगा। यह अनुच्छेद 1 ऐसा है। ठीक। अनुच्छेद 2 और 3 जैसा मैंने बताया था आपको, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, नए राज्य। क्या कॉमन है? न्यू स्टेट्स, नए राज्य कॉमन है। लेकिन 2 और 3 में अंतर है। अनुच्छेद 2 बोलता है नए राज्यों का प्रवेश की बात करता है, एंट्री और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये इसकी बात करता है। और ये क्या बात करता है? नए राज्यों का निर्माण। ये किसकी बात करता है? नए राज्यों का निर्माण, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। दोनों का उदाहरण बताया था मैंने। अनुच्छेद 2 का उदाहरण सिक्किम, 2 का उदाहरण सिक्किम, और इसका उदाहरण तो बहुत सारा है, सीजी, झारखंड, तेलंगाना, ये सब उदाहरण है इसके, है ना। दोनों में अंतर क्या था? नए राज्यों का प्रवेश मतलब कोई ऐसा फॉरेन टेरिटरी, कोई ऐसा विदेशी भूभाग जो भारत का अंग नहीं है। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि ऐसे विदेशी भूभाग को, ऐसे फॉरेन टेरिटरी को भारत में शामिल किया जा सकता है और उसे एक नया राज्य बनाया जा सकता है ना। अनुच्छेद 2 ये कहता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भारत के भीतर, है ना, राज्यों को या संघ शासित प्रदेशों को काट छाट कर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। ये बात क्लियर है कि नहीं? पक्का? ये है, ये डिफरेंस है। अनुच्छेद 4 वो अभी आप नहीं समझोगे, आगे आएगा तो समझोगे। ठीक। फिर शुरू होता भाग 2, फिर शुरू होगा भाग 2। भाग 2 का शीर्षक क्या है? नागरिकता। भाग 2 का शीर्षक नागरिकता, सिटीजनशिप। यहाँ आर्टिकल 4 से खत्म हुआ था, तो यहाँ कौन सा आर्टिकल शुरू होगा? 5। इस तरह से करते करते कहाँ तक आएगा? अनुच्छेद 11 तक आएगा। इसमें बहुत सारे प्रावधान मिलेंगे, जैसे कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में। और संविधान हमारा प्रारंभ कब माना जाता है? 26 जनवरी 1950। वो प्रारंभ नहीं माना जाता, इसको माना जाता है प्रारंभ। और इंग्लिश में जो शब्द यूज होगा कमेंसमेंट। क्या यूज होगा? कमेंसमेंट। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रारंभ में किसको किसको भारतीय नागरिकता मिलेगी, उसका प्रावधान कहाँ दिया हुआ? अनुच्छेद 5 में बताई गई। अच्छा, जैसे संविधान का 2 डेट आता है ना, 26 से 1 नवंबर आएगा 1949, और एक क्या आया? 26 जनवरी 1950, ये आया ना। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट रख लो, जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें बिंदु पकड़ती हैं, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ये सब पकड़ेगा। 26 जनवरी को हमारा संविधान क्या क्या हुआ? अंगीकृत हुआ। क्या हुआ? अंगीकृत हुआ। और क्या हुआ? लागू हुआ। और क्या हुआ? लागू हुआ। इंग्लिश शब्द क्या है? इंग्लिश शब्द है क्या है? एडॉप्ट। कल बताया था ना, क्या है? एडॉप्ट और एनैक्ट। अडॉप्ट और एनैक्ट। और इसका क्या शब्द बताया था मैंने? अधिनियमित। अंगीकृत और अधिनियमित। और क्या बोला था? अधिनियमित। और यहां पर क्या लेंगे अपन?
यहाँ पर लेंगे एनफोर्स्ड, एनफोर्स्ड, लागू, लागू यहाँ होगा, लागू यहाँ नहीं था ना, यहाँ था लागू। और क्या लेंगे, प्रारंभ, कमेंस्ड। और क्या लेंगे, कमेंस्ड। इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभ, हिंदी में प्रारंभ। आपसे पूछे कि संविधान हमारा लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। संविधान हमारा प्रारंभ कब हुआ, 26 जनवरी 1950। संविधान हमारा अंगीकृत कब हुआ, 26 नवंबर 1949। संविधान हमारा अधिनियमित कब हुआ, ये बात स्पष्ट है। अच्छा आइए फिर इसमें देखेंगे अनुच्छेद 6, 7 की भैया फलाना तारीख से जो लोग, आपको पता है ना भारत की आज़ादी के साथ भारत का विभाजन भी हुआ, पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान, एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया और एक हिस्सा भारत बन गया। तो अब भाई किसको नागरिकता मिलेगी, तो उसमें शर्त दिया गया कि भैया जो फलाना तारीख से जो पाकिस्तान चले गए, या पाकिस्तान क्षेत्र से जो पाकिस्तान बना उस क्षेत्र से फलाना तारीख तक जो भारत में आ गए उनको नागरिकता मिलेगी। या फिर आपको अगले आर्टिकल में ये मिलेगा कि जो भारत से पाकिस्तान गए लेकिन उनको मज़ा नहीं आया, वहाँ से फिर लौट कर फलाना तारीख तक आ गए, उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो ऐसे सारे प्रावधान आपको कहाँ मिलेंगे, भाग 2 में मिलेगी। इसमें जो खास बात ये है कि हम पढ़ेंगे आगे कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके है ना, जन्म से या रजिस्ट्रेशन द्वारा या देशीकरण द्वारा, ये सब पढ़ेंगे। नागरिकता, हमें भारतीय नागरिकता कैसे मिल सकती, 5 तरीके से। हमारी भारतीय नागरिकता छीनी कैसे जा सकती है, 3 तरीके से। तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन इसी में एक अनुच्छेद पढ़ेंगे, एक प्रावधान पढ़ेंगे जिसमें लगेगा कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको दिया है संविधान ने, संसद को। किसको दिया है, संसद। अभी आप समझ जाओगे संसद में किसे कह रहा हूँ, संसद को दिया है। समय समय पर संसद कानून बना सकता है और कानून बनाकर नागरिकता संबंधी कानूनों को विनियोजित कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है ना। क्या कर सकता है, समय समय पर रेगुलेट कर सकता है। तो संविधान ने भाग 2 के माध्यम से नागरिकता संबंधी कानून बनाकर उसे रेगुलेट करने का, उसे विनियोजित करने का अधिकार किसे दे दिया संविधान ने, संसद को दे दिया है। संसद, ठीक, संसद। तो संसद ने भारत में नागरिकता संबंधी कानून को विनियोजित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया, सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसको कहते हैं हम हिंदी में नागरिकता अधिनियम। क्या कहते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। हालांकि संसद जो कानून बनाता है, संसद उसमें कानून में भी संशोधन कर सकता है। देखो संविधान में संशोधन अलग बात होती है और एक कानून में संशोधन अलग बात होती है। वो आप धीरे से समझोगे, अभी नहीं समझोगे, समझोगे। ये भाग 2, ठीक। आगे चलो, आगे चलेंगे तो हम पहुँचते हैं कहाँ, भाग 3 में। अब भाग 3 और भाग 4, इसको कुछ इस तरह से हम समझेंगे, भाग 3 और भाग 4। ये इंट्रोडक्टरी है ना, केवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं मैं। भाग 3 का शीर्षक क्या है, मौलिक अधिकार। क्या है इसका शीर्षक, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। और भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसको कैसे समझेंगे, भाग 3 और भाग 4। देखो भाग 3 क्या है, भाग 3 है मौलिक अधिकार, राइट्स। उससे पहले आपको अधिकार पता होना चाहिए, अधिकार क्या होता है। अधिकार आपका मानव रहते क्लेम कि इस पर मेरा हक है, ये अधिकार होता है। अधिकार का इम्पोर्टेंस, महत्व इतना है कि बिना अधिकार, अगर आपके मानव हो आप लोग और आपको कोई भी अधिकार ही ना हो, कोई अधिकार ना हो, तो क्या आप जी पाओगे पृथ्वी पर। आपको खाना खाने का अधिकार नहीं है, आपको घूमने का अधिकार नहीं है, आपको मोमोज खाने का अधिकार ना हो ना,
आपको जो है जी सांस लेने का अधिकार ना हो, तो आप सरवाइव नहीं कर सकता मानव। अधिकार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि भाई अधिकार आपके सामाजिक विकास करता है। अधिकार होगा तो आपका मेंटल विकास होगा, मतलब मानसिक विकास होगा। अधिकार होगा तो शारीरिक विकास होगा। अधिकार होगा तो आप धार्मिक विकास होगा। तो सारे विकास जो होते हैं ना, डेवलपमेंट, उसके लिए अधिकार बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई अधिकार नहीं होंगे तो आपका विकास संभव नहीं है। ठीक, अच्छा, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? मौलिक अधिकार की। मौलिक क्या होता है? फंडामेंटल क्या होता है? देखो, संविधान ने हमें भाग 3 के माध्यम से जो अधिकार हमें नैसर्गिक रूप से प्राप्त होते हैं, नैसर्गिक रूप से जो अधिकार संविधान हमें भारत भाग 3 के माध्यम से देता है, केवल इसलिए कि हम मानव योनि में पैदा हुए हैं, ह्यूमन पैदा हुए, है ना। मतलब कोई भी विदेशी नागरिक हो या भारतीय नागरिक हो, उसके मानव योनि में जन्म लेने मात्र से भारतीय संविधान का भाग 3 कुछ अधिकार उन्हें दे देता है, जो नैसर्गिक रूप से आपको प्राप्त हो जाते हैं, मतलब नेचुरली, है ना। बाय वर्च्यू ऑफ जस्ट बीइंग बॉर्न एज अ ह्यूमन, बाय वर्च्यू ऑफ जस्ट बीइंग बॉर्न एज अ ह्यूमन, वेदर फॉरेन और इंडियन, वेदर फॉरेन और इंडियन। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यू सर्टन राइट्स। यही क्या हो गया? मौलिक अधिकार। मतलब आपको नेचुरली मिल गया, आप पैदा हुए ना इस पृथ्वी पर मानव के रूप में, लेकिन कुकुर बिलैला नहीं मिले। केवल भाग 3 किसको मौलिक अधिकार दे रहा है? केवल मानवों को दे रहा है। किसको दे रहा है? केवल ह्यूमंस को। अब वो मानव चाहे अमेरिका का नागरिक हो, चाहे भारत का नागरिक ना। तो एक चीज़ आप समझे ना कि ये मौलिक अधिकार, ये हालांकि भारत का संविधान है, भाग 3 जो है मौलिक अधिकार न सिर्फ फॉरेनर्स को देता है, फॉरेनर्स, बल्कि ये इंडियंस को भी देता है। मतलब न सिर्फ इंडियंस को देता है बल्कि फॉरेनर्स को भी देता है। ये खासियत हमारे संविधान की। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई भारत का संविधान ये जो मौलिक अधिकार देता है वो क्या केवल भारतीयों को देता है, तो आप बोलोगे गलत, ये विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अच्छा, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है का मतलब हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भाग 3 के माध्यम से मूल संविधान में हमें ना 7 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले थे। कितने प्रकार के? 7। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? मूल संविधान की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान की बात कर रहे हैं हम। मूल संविधान ने हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए थे? 7। लेकिन वर्तमान में हमारे पास कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? एट प्रेजेंट वी हैव 6। वो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार क्या थे? ओरिजिनली व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस सिचुएशन में, उस पोजीशन में संविधान ने हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए थे? 7। ठीक, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। इसका मतलब ये है कि एक मौलिक अधिकार भाग 3 से हटा दिया गया है संविधान में संशोधन करके। जैसा बताया था ना, संविधान में संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो चलो पहले ये देख लेते हैं क्या है भैया। पहला मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। क्या है ये? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, ये है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। तीसरा क्या है? सूचना का अधिकार है? वो सब अंदर जाएंगे, अंदर में है। पहले मूल अधिकार की बात कर रहे हैं अपन। मूल 6 प्रकार के अधिकार। मूल देखो,
समानता का अधिकार ये शुरू होता है हमारे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ये शुरू होता है 19 से लेकर 19, 20, 21, 19, 18, 19, 20, 21, 22, फिर 23 आ जाइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या है ये? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, अनुच्छेद 23-24, मतलब राइट अगेंस्ट, राइट टू नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण का अधिकार से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। शोषण का अधिकार पढ़ोगे तो बोलोगे हमको मौलिक अधिकार, हम किसी का भी शोषण कर सकते हैं। यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद क्या आएगा भैया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अच्छा है लाइट गोल। उसके बाद चौथा क्या है भैया? चौथा है शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसके बाद है आपका लास्ट में जो है वो है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक, रुको यहां पर बीच में एक चीज डालनी होगी, संपत्ति का अधिकार, अलग कलर से। यह है आपका संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी, यह है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक। उसके बाद सातवां है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज समझ रहे हो? जो शब्द मतलब लग रहा है कि आपको वो लिख दे रहा हूँ। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है वो 7 प्रकार के अधिकार, मौलिक अधिकार आपके। फिर वो जो आप लोग अंदर अंदर बोल रहे हो ना, वो इसके अंदर पढ़ेंगे। ये है मूल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको दिए हैं, संविधान दिए थे। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की। ओरिजिनल, जब भी मैं मूल संविधान कहूँ, जब भी मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहूँ, तो आपके दिमाग में कौन सा तारीख आएगा? 26 जनवरी 1950, मूल संविधान उसी को कहेंगे। मूल इसलिए कह रहे हैं कि वो ओरिजिनल था, उस दिन जो लागू हुआ था। उसके बाद तो संविधान में परिवर्तन होता रहा है ना, चेंज होता रहा है, अमेंडमेंट होता रहा है, तो अब वर्तमान स्थिति अलग हो जाएगी। ये सफ़ेद कलर में इसलिए लिखा हूँ कि अब जैसा कि मैंने कहा आपको, वर्तमान में कितने प्रकार के अधिकार है? 6, मतलब ये अभी नहीं है, बाकी सब है आपको, लेकिन ये सफ़ेद वाला नहीं है। सफ़ेद वाला संपत्ति का जो अधिकार है ये नहीं है आपके, अभी नहीं है, वर्तमान में आपका एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, मतलब पहले भाग 3 में था, फिर हटा दिया गया भाग 3 से। तो कोई ना कोई संविधान संशोधन हुआ होगा। कौन सा हुआ भैया? कौन सा हुआ था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अभी केवल समझो आप, इसके डिटेल में हम जाएंगे आगे। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा पता है? आपसे पूछेगा कि भाई किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा दिया गया? आपका जवाब आपके सामने है।
44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक, ये आपका जवाब। अच्छा, सवाल पूछा करो ना, सवाल स्वयं जिम्मेदारी लेकर पूछा करो। जैसे तुम कोई सवाल पूछते नहीं, कोई सवाल आता नहीं है, नहीं आता। अरे ऐसे कैसे यार, हम इंसान पैदा हुए हैं, सवाल तो आएगा। शंका नहीं होता, कुछ होता है। जैसे मैथ्स की क्लास में बैठते हो तो डाउट नहीं आता मन में, आता है तो पूछते हो, पूछे हो, पूछता है, सवाल पूछा है कोई? हाँ, क्लास में पूछा है कहीं कभी सवाल? आई मैथ्स से क्लास ही नहीं अटेंड। हाँ, तो रीजनिंग की क्लास में अटेंड नहीं किए हो, वो क्लास किए हो तो रीजनिंग की क्लास रेगुलर करो। और मन में कोई शंका आए तो पूछो। ऐसे बंद बंद रहोगे ना, क्लोज बोलोगे, कम बोलोगे, तो इससे क्या होगा? नुकसान होगा तुम्हारा। तुमको मन में शंका आए तो सवाल आना चाहिए, पूछने आना चाहिए, पूछो, बिना शर्म के पूछो। मन में अगर मान लो शंका आता होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, तो तुम बस यही समझो कि बाकी सब भी गधे हैं, जितना बैठे हैं सब गधे और गधियाँ हैं, हंसेगा कौन ना। और फिर अगर सामने पढ़ा रहा है जो, उससे अगर मान लो डर लगता हो तो तुम ये समझो वो महागधा है। तो गधों का लीडर सामने खड़ा है, वो कौन है? महागधा है ना। तो सवाल पूछने में हिचक नहीं होनी चाहिए, है ना। सवाल मन में आए तो पूछो। ठीक, अभी ये यहाँ समझ में आ रहा है पूरा कि कोई शंका है? नहीं है, समझ गए इसको? तो वर्तमान, अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं संविधान देता है आपको? 6। कौन कौन सा? लाइन से याद, लाइन से पता होना चाहिए। सबसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक, कौन सा अभी नहीं है? ये नहीं है, बाकी ये पूरे आपके अभी मौलिक अधिकार हैं। फिर इसके अंदर हम देखेंगे आगे चलकर, उन 14, 15, 16, 17 में क्या है, 18 में क्या है, सब देखेंगे, अंदर घुस के देखेंगे। ठीक, हाँ वही है, वही है। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है आपको ना। लेकिन आजकल देखते होगे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे साले दुनिया भर के मौलवी बाबा सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहे हैं, है ना। तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। हाँ, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, केवल ये हटा है संपत्ति। आपके मन में सवाल नहीं है ऐसी संपत्ति का अधिकार ऐसा क्या हुआ कि इसको हटा दिया यहाँ से? तो सवाल आना चाहिए। साला सवाल भी मैं ही पैदा करूं, जवाब भी मैं ही दूं, सवाल तुम लोगों के मन में पैदा ही नहीं होता है। नहीं नहीं, देखो संपत्ति का अधिकार, इसका ये शॉर्ट में अपन याद करने के लिए शॉर्ट में लिखे हैं। वास्तविक इसका पूरा अर्थ क्या है कि यू हैव द राइट टू एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी। आपको संपत्ति अर्जन करने का मौलिक अधिकार था पहले। संपत्ति अर्जन करने का मतलब आप कमाइए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए और आप पैसा इकट्ठा कीजिए, ज़मीन खरीदिए, फ्लैट खरीदिए, आपको ये अधिकार ना, समझ रहे हो? संपत्ति अर्जन का अधिकार, राइट टू एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी, ये अधिकार है। देखो अब होता क्या था, ये अधिकार जो है ना, भाग 3, किसी के बाप में कुवत नहीं है कि आपके मौलिक अधिकार आपसे छीन ले। भारत का प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, कोई पुलिस वाला, राष्ट्रपति, गवर्नर, कोई नहीं छीन सकता आपका अधिकार। ये मौलिक अधिकार संविधान ने आपको दिया है, कोई भी नहीं छीन सकता। समझ रहे हो? कोई भी नहीं छीन सकता।
तो संविधान ने बनाने वाले जो थे उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि अगर मान लो आपके ये मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश करता है, छीनता है, तो जानते हो आप सीधे अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, या फिर और क्या कहते हैं हिंदी में? उच्चतम न्यायालय। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो सीधे। सुप्रीम कोर्ट, फिर आपको लगेगा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो कौन सा बड़ी बात ना? बड़ी बात है। बड़ी बात कैसे है? देखो, बड़ी बात कुछ इस प्रकार से है, जैसे आप देखोगे हमारे यहाँ जो न्यायालय है, कोर्ट की जो संरचना है, पहले आप ऐसे समझो जिला स्तर पर न्यायालय होता है। ये गए हो चौक में, देखे हो कचहरी, कोर्ट देखे हो? राजेंद्र पार्क चौक से आगे जब जाते हो बस स्टैंड से, तो वहाँ दुर्ग कोर्ट है। तो पहले आपको कोर्ट जिला स्तर, इसके नीचे भी होता है लेकिन उससे मतलब नहीं आपका। जिला स्तर पे आपको दो प्रकार के कोर्ट मिलेंगे, दो प्रकार के न्यायालय मिलेंगे। एक को हम कहते हैं सत्र न्यायालय, सत्र, और एक को कहते हैं हम जिला न्यायालय। क्या कहते हैं? जिला न्यायालय। एक को हम सत्र न्यायालय कहते हैं और एक को जिला न्यायालय। सत्र को हम कहते हैं सेशन कोर्ट। क्या कहते हैं इसे? सेशन कोर्ट। जिला न्यायालय को क्या कहते हैं हम? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखो, जब आप कोर्ट में आपका केस चलता है तो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मतलब, एक होता है दीवानी, एक होता है फौजदारी। एक होता है दीवानी और एक होता है फौजदारी। जो सत्र न्यायालय होता है, यहाँ फौजदारी केस चलता है। कौन सा केस? फौजदारी। फौजदारी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रिमिनल केस। क्या बोलते हैं? क्रिमिनल केस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो आपका चलता है वो चलता है आपका दीवानी। कौन सा मामला? दीवानी। दीवानी मामला। दीवानी को क्या बोलते हैं हम? सिविल केस। क्या बोलते हैं? सिविल केस। देखो, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का डकैती डाल दी, चोरी कर लिया, ये सब कैसे मामले होते हैं? क्रिमिनल मामले होते हैं। फौजदारी मामला बोलते हैं इसको ना। किसी की ज़मीन कब्जा कर ली, ये क्रिमिनल मामला नहीं है। कैसा मामला है? दीवानी। दीवानी मामला है। किसी को गाली दे दिया, दीवानी मामला है। तलाक है ना, विवाह, ये जो सामाजिक, जो फैमिली में जो टेंशन, ये सब मामला कौन सा मामला हो गया? दीवानी। इतना बारीकी आपको जानने की ज़रूरत नहीं, मोटा मोटा समझ गए आप। क्रिमिनल है ना। मान लो किसी को आपने मार दिया इसे ना, हड्डी नहीं टूटा, जबड़ा भी नहीं टूटा, खून भी नहीं निकला, तो क्रिमिनल मामला नहीं बनेगा ना। लेकिन किसी को जोर से मार दिया, उसका टूट गया, तो क्रिमिनल मामला बन जाएगा। ठीक, तो बहुत सारी बारीकियां हैं, वो आपको इतना नहीं जाना है। ये मामले आपके जिला स्तर पर चलते हैं। मतलब अगर किसी का मर्डर भी हो जाए तो सबसे पहले वो केस कहाँ चलेगा? यहाँ। मर्डर का केस भी कहाँ चलेगा? यहाँ चलेगा। ठीक, अब मान लो चाहे दीवानी मामला हो, चाहे कोई सिविल मामला हो, चाहे कोई क्रिमिनल मामला हो, चाहे सिविल मामला हो, पहले जिला स्तर पर चलेगा। फिर 5-6 साल आपको पता है निर्णय लेने में कोर्ट समय लगाता है, निर्णय आएगा। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उसको लगा कि मुझे न्याय नहीं मिला, तो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। क्या करेगा वो? अपील। अगर यहाँ इन दोनों कोर्ट में किसी को लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिल पाया है, तो क्या करेगा? जिला स्तर से क्या करेगा? अपील करेगा। क्या करेगा? अपील करेगा। अपील अपील करेगा इससे बड़े न्यायालय में। और इससे बड़ा न्यायालय कौन क्या कहलाता है? उच्च न्यायालय। इसको क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, इसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट। और हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, देखा होगा आप। जैसे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट
है ना। ये जरूरी नहीं है, बाद में आप बारीकियां पढ़ोगे कि ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य और संघ शासित प्रदेश में कोर्ट हो, जरूरी नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि हर राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट एक होता है, हर स्टेट में होता है। हमारे राज्य का छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर। तो मान लो छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले का मामला हो और वो उसको लगता है कि भाई मुझे जो न्याय मिला है वो न्याय नहीं मिला, पूर्ण न्याय, तो वो अपील करेगा, कहाँ जाएगा? उस राज्य के हाई कोर्ट में जाएगा। बिलासपुर हाई कोर्ट में पहुंच गया ना, यहाँ पहुंच गया। अब ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट होंगे बहुत सारे राज्यों के। अगर फिर यहाँ 6-7 साल चलेगा मामला, फिर निर्णय आएगा, फिर लगा कि आपको नहीं मेरा बेटा मरा है या मेरा मरा है, मुझे न्याय नहीं मिला है, तो फिर वो अपील करेगा, हाई कोर्ट से अपील करेगा। कहाँ जाएगा अपील? सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। अब कहाँ पहुंच जाएगा? उच्चतम न्यायालय। कहाँ पहुंच गया? उच्चतम न्यायालय पहुंच गया। इसको हम क्या कहते हैं? सुप्रीम। और आपको भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है ना, भारत का सबसे बड़ा कहाँ है? दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा कोर्ट दिल्ली में है, ठीक। इसके बाद कोई कोर्ट नहीं है, ये अंतिम कोर्ट है, ये लास्ट। तो यहाँ पर समारू ने टेटकी का टेटवा दबा दिया था, वही केस चल रहा था, है ना, वही केस यहाँ चला। तो पहले 6-7 साल यहाँ चला, है ना, और टेटकी का टेटवा दबाया था। तो जो टेटकी का जो हस्बैंड था उसको लगा कि नहीं, समारू को केवल 7 साल की सज़ा मिली, नहीं न्याय नहीं मिला, मुझे उसका भी टेटवा दबाना है। वो अपील करता है, फिर यहाँ जाता है, फिर 6-7 साल चला, फिर आया, उसने केवल 10 साल की सज़ा सुनाई। बोला नहीं मैं अभी भी संतुष्ट नहीं। फिर अपील किया तो 25 साल लग गया टेटकी का टेटवा का न्याय मिलने में। 25 साल बाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितना लंबा रहा, मर्डर केस में भी, है ना, सोचो आप। लेकिन संविधान बनाने वालों ने इस मौलिक अधिकार को इतना महत्व दिया कि आपका कोई भी मौलिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। अगर कोई भी छीनने का प्रयास करेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, आप सीधे कहाँ जा सकते हो। अभी ये समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंस है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब इसका इंपॉर्टेंस मौलिक अधिकार का कितना बड़ा गेम है कि भैया अगर ये कोई छीनने की कोशिश भी करता है, छीनता है, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो? यहाँ। और मर्डर केस में भी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते आप सीधे सुप्रीम कोर्ट। पहले चलेगा यहाँ, फिर अपील करोगे यहाँ जाएगा, फिर अपील करोगे यहाँ जाएगा। इतना इंपॉर्टेंस दिया गया इसको, समझ में आ रहा है? सीधे कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। हालांकि आपके पास 2 विकल्प हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और आप अपने राज्य के हाई कोर्ट भी जा सकते हो। आप अपने राज्य के, आपको दोनों विकल्प है। अगर आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। उतना अनुच्छेद में माथा मत फोड़ो ना। क्यों माथा नहीं फोड़ो? क्योंकि सास भी कभी बहू थी ना। तो जो सास होती है वो बहू के रूप में लंबी अवधि जी चुकी होती है, तो उसको पता होता है बहू के कष्ट या बहू क्या क्या षड्यंत्र कर सकती है ना, ये सब पता होता है उसको। सास के षड्यंत्र तब तक पता हो जाते हैं, और फिर जब बुढ़ा जाती है तो अनुभव हो जाता है उसको। तो यहाँ पर सास कौन है? इस क्लास में सास कौन है? मैं हूँ। और तुम लोग कौन हो? बहू हो ना। तो मैं भी कभी बहू, तो मुझे अनुभव है कि वहाँ सामने बैठा हुआ छात्र जो है उसको कब देना है, कब सही समय पर सही डोज देना है, कैसे देना है, मुझे पता है। तो अभी जो नहीं देना है डोज, अभी इसका समय नहीं आया तो अभी नहीं मिलेगा। ठीक, ये बात समझ गए? आपके पास 2 विकल्प हैं। अगर आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट। फिर इनकी बारीकियां हैं बहुत सारी, लेकिन अभी उसका सही समय नहीं आया। चलो, ये समझ गए आप?
चलिए अब आइए यहाँ भाग 4 को समझिए। सर वो राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों हटाया? हाँ यस, ये सवाल तो यही रह गया, राइट टू प्रॉपर्टी ना। देखो अब पहले ये आपका मौलिक अधिकार था। अब मान लो जैसे कि ये हमारे समारू का खेत है, ये समारू का खेत है। अब सरकार हाईवे बनाना चाह रही है, नेशनल हाईवे ना, नया नेशनल हाईवे बनाना चाह रही सेंट्रल गवर्नमेंट। हाईवे बनते 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 यहाँ तक पहुँच गया, हाईवे यहाँ तक है ना, और इसका लंबा सा ऐसा खेत है ऐसा। अब हाईवे अब सीधा जाना है शॉर्टकट, तो यहीं से चला जाएगा हाईवे समारू के खेत से। अब अधिकारी आए, समारू के पास आए, है ना, समारू के पास आए, देखो भैया तुम्हारी इतनी ज़मीन तुम सरकार को दे दो, हाईवे निकलेगा। तो समारू भी तुम्हारी तरह तैयारी किया हुआ था, है ना, यही ब्यूरोक्रेट्स में कभी बैठा था और उसको ये पता था कि अरे यार संपत्ति का, ये कब की बात कर रहे हैं हम, 1976 से पहले की ना। मेरे को मूर्ख समझ रहे हो? मेरे पास संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार है, ये मेरी संपत्ति है, मेरी मर्जी, मैं दूं या ना दूं। और तुम लोग जबरन करोगे तो मैं चला जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चला जाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखेगा मेरे मौलिक अधिकार है, मेरी मर्जी, मैं बेचूं या ना बेचूं, मेरी संपत्ति है, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही होता था। अब वो बोलेगा कि नेशनल कोर्ट क्या बोलेगा उस समय में, अरे भैया तुम अपना नेशनल हाईवे ऐसे घुमा लो, इसके खेत से बाहर से ले जाओ। बोलेगा सर ये बहुत लंबा 25 किलोमीटर व्यर्थ में खर्चा आएगा, जबकि अगर इसकी ज़मीन हमको मिल जाती है तो सीधा शॉर्टकट निकल जाएगा नेशनल हाईवे। तो ऐसे बहुत सारे समारू होंगे ना, मान लो 100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे निकालना हो, तो कहीं समारू की ज़मीन है, कहीं टेटका का ज़मीन है, सब कोर्ट में केस लगा देंगे मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो सरकार को लगने लगा साला ये गले का फांस बन गया है, हमको कोई मान लो नेशनल हाईवे बनाना है, मान लो कोई ब्रिज बनाना है, तो लोगों की प्रॉपर्टी है तो कोर्ट पहुंच जाते हैं, हम बना नहीं पाते ना। तो सरकार ने संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक लाया, ये हटाते हैं साले को। ये दिक्कत इसलिए पैदा कर रहा है कि ये यहाँ है, यहाँ से हटा देते हैं इसको, तो भाग 3 में रहेगा नहीं। अब भाग 3 में रहेगा नहीं तो ना तो वो सुप्रीम कोर्ट जा पाएगा, ना ही हाई कोर्ट जा पाएगा, मौलिक अधिकार का हवाला देकर नहीं जा पाएगा। तो फिर संविधान में संशोधन की संसद में लाया। कैसे लाया, क्या होता है समझ जाओगे आप, अभी समझ जाओगे, वो बात की बात है। लाया और संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा दिया। ऐसा नहीं है कि संपत्ति के अधिकार को संविधान से निकाल के बाहर ही फेंक दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इन्होंने भाग 3 से हटाया और इसको कहाँ डाल दिया, भाग 12 में। कहाँ डाल दिया, भाग 12 में डाल दिया। भाग 12 में एक अनुच्छेद बनाया 300 का, इंग्लिश में 300A, ये बनाया और यहाँ डाल दिया। तो अभी संपत्ति का अधिकार कौन से भाग में, भाग 12 में, भाग 12 में ना। लेकिन अभी भी अधिकार तो है ये, लेकिन दोनों में अंतर क्या हो गया, भाग 12 में संपत्ति का अधिकार है आपका और भाग 3 में ये अधिकार है। दोनों में अंतर क्या है, अगर ये वाले अधिकार कोई छीनता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो सीधे, और इनकी जिम्मेदारी है कि आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट आपको वापस दिलवाए ना। लेकिन इसके लिए फिर वही वाला चैनल अपनाना पड़ेगा। अब ये भाग 12 में अधिकार है ना आपका, ये भी अधिकार है, लेकिन ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। जो अधिकार आपके भाग 3 में है वो आपके मौलिक अधिकार है, और भाग 3 के अलावा संविधान में कहीं और भी जो अधिकार है वो आपका विधिक अधिकार है। ये कैसा अधिकार हो गया, ये विधिक अधिकार। कैसा, विधिक। इसको हम क्या कहते हैं, लीगल राइट। क्या कहते हैं, लीगल राइट। लीगल राइट मतलब देखो मुझे ध्यान से सुनो, हमारे अधिकार भी बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, तो उसकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा।
फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो कि भाग 3 में जो अधिकार हैं वो आपके फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और भाग 3 के अलावा संविधान में और भागों में जो आपको अधिकार है वो आपके मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है वो विधिक अधिकार, लीगल राइट। तो लीगल राइट के लिए आपको प्रॉपर वही कोर्ट का चैनल फॉलो करना पड़ेगा, समझ गए आप। लेकिन मौलिक अधिकार की स्थिति में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। अब क्लियर है बात। इसका मतलब ये नहीं कि भाग 3 से हटा दिया तो अब कोई भी आपकी ज़मीन कब्जा कर सकता है, ऐसा नहीं है। इन्होंने हटा दिया भाग 3 से, टंटा ख़त्म कर दिया। अब भाग 3 से हटा दिया, मौलिक अधिकार से हटा दिया, और इन्होंने क्या कर दिया, एक नया कानून बना दिया। आप लोग अभी से केवल सुनो उसको, नया कानून बना दिया भूमि अधिग्रहण, है ना, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब भूमि का अधिग्रहण अधिनियम बना दिया। अब इसके तहत कानून बना दिया, एक नया कानून क्या बना दिया कि अगर सरकार को आपकी भूमि सरकारी कामकाज के लिए चाहिए तो सरकार को ज़मीन बेचना ही, देना ही पड़ेगा। कानून बना दिया ना। अगर मान लो सरकार कोई हॉस्पिटल बनाना चाहती है और आपकी निजी ज़मीन, आपका निजी खेत चुना है, तो आपको देना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर पाओगे। कानून बन गया है, क्योंकि भाग 3 में है नहीं। भाग 3 में होता तो आप सीधे चले जाते, लेकिन अब तो नहीं है ना, अब सरकार ने कानून बना दिया। तो अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार मनमानी कर रही है। उस कानून में ये भी लिखा है कि भाई अगर मार्केट में आपके उतने ज़मीन की कीमत 1 करोड़ है और सरकार को आपको वो ज़मीन चाहिए, आपको देना पड़ेगा, लेकिन उसका 6 गुना कीमत सरकार आपको अदा करेगी। 1 करोड़ की आपकी ज़मीन है, आपने सरकार को दी, सरकार आपको 6 करोड़ देगा। अब तो खुशी खुशी लोग देते हैं ना, ले जाओ मेरी ज़मीन ले जाओ, है ना, मेरे 6 गुना पैसा मिलेगा, मैं दूसरी जगह खेत खरीद लूँ। बात समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ तक बात स्पष्ट है। तुम्हारा शुभ नाम क्या है? सेजल, सृजन। तो सृजन जो है, स्मार्ट बनो, स्मार्ट। एकदम शांत रहते हो यार, इतना हैंडसम मुखड़ा है तुम्हारा, है इतना शांत। ये दुनिया जो है शांत रहने वालों की नहीं है। ये दुनिया, इस दुनिया में अब ये दुनिया इतनी कुटिल हो चुकी है कि यहाँ पर आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, जैसे को तैसे रिएक्ट करना सीखना होगा, वरना जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? थोड़ा रिएक्ट करना सीखो, थोड़ा बोलना सीखो। बहुत शांत रहते हो, अपने आप में रहते हो। तुम्हारा कोई दोस्त यार है? नहीं है? एक है, फ़ोन पे बात होती है उससे? नहीं बात करते हो? हाँ, नहीं, बात किया करो, बात किया करो, है ना, थोड़ा खुलो। तो तुम्हारा एक दोस्त है लेकिन उससे भी बात नहीं करते हो। अरे तो कभी कभी मिलता है, बात करो, खुलो थोड़ा ना। ये दुनिया भोले भाले लोगों की नहीं रह गई, पूरी दुनिया किस काट खाने को भिड़ी हुई है ना। इतना सीधे रहोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। कभी मान लो शादी हुई, है ना, तुम्हारी पत्नी आएगी, फिर तो तुम बोल ही नहीं पाओगे और नहीं बोल पाओगे ना। चलो, ये वहाँ तक बातें समझ में आ रही? याद कुछ ना रहे आपको चलेगा अभी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आ रहा है समझ में? चलिए, ये आपके मौलिक अधिकार के संबंध में कुछ बातें हो गई। अब इधर चलते हैं, ये आपका भाग 4 में चलते हैं।
ये कभी ये बड़ा होता है, कभी अपने आप छोटा हो जाता है, समझ में नहीं आता इसका ये रबर का फंडा है। ये वाला काम करना चाहिए ना भाई। आ जाइए अब भाग 4 में पहुंचते हैं। भाई ये जो मौलिक अधिकार है ना आपका, भाई भाग 2 कहाँ खत्म हुआ था? कहाँ खत्म हुआ था भाग 2? भाग 3। भाग 2 आपका 11 में खत्म हुआ था ना। तो यहाँ भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल होगा आपका? 12 से लेकर 35 तक। कहाँ तक? 12 से लेकर 35 तक आपके भाग 3 में होंगे आर्टिकल। अब भाग 4 में जाएंगे तो यहाँ होगा 36 से लेकर 51 तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ठीक, वो 12 में 36 में राज्य की परिभाषा है, वो आप बाद में समझो, या अभी समझा देता हूँ। देखो हाँ, इसमें आपको आर्टिकल 12 दिख रहा है और ये 36 दिख रहा है ना। 12 और 36 को पहले आप समझो। इन दोनों में कॉमन चीज़ है। दोनों में क्या है? दोनों में है राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा मतलब डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्या है इसमें? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब देखो, जैसे ही मैं राज्य बोलता हूँ, स्टेट बोलता हूँ, तो आपको एमपी याद आता है, छत्तीसगढ़ याद आता है, हरियाणा याद आता है, पंजाब याद आता है। लेकिन क्या है कि ये राज्य जो है ना, भाग 3 और भाग 4 में जब भी संविधान राज्य का शब्द का इस्तेमाल करेगा, इस राज्य का मतलब एमपी छत्तीसगढ़ नहीं है। इस राज्य का बड़ा मतलब है, बड़ा। लेकिन क्या है, उतना बड़ा मतलब बार बार नहीं लिखा जा सकता। तो इन लोगों ने क्या किया, एक शब्द का इस्तेमाल किया बार बार, राज्य। तो पहले ना अनुच्छेद 12 में कह दिया कि भाई इस पूरे भाग 3 में जब भी मैं राज्य बोलूँगा, आपको समझना क्या है, राज्य में क्या क्या शामिल है, आपको समझना क्या है, वो बताया है इसने। राज्य को परिभाषित किया है। भाग 3 में भी अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया कि राज्य, जब भी राज्य कहा जाएगा भाग 3 और 4 में, तो आपको समझना क्या है, राज्य से परिभाषित किया है। देखो क्या, इस राज्य की परिभाषा में आपका केंद्र सरकार आ जाती है। क्या आ जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको क्या कहें हम? सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है। राज्य की सरकार आ जाती है, राज्य की सरकार ये भी आ जाती है ना। और क्या आ जाता है भैया? देखो, केंद्र सरकार समझ रहे हो ना, जहां मोदी है वहां बैठा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सब स्पष्ट समझोगे, अभी आने वाली क्लास में समझोगे कल। अभी क्या समझोगे? केंद्र सरकार जानते हो ना, 2 सरकारें होती हैं। एक पूरे भारत के लिए होती है, एक सरकार पूरे भारत की होती है, जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। और एक सरकार राज्य में होती है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। 2 सरकार होती है। चलो, केंद्र सरकार, इस राज्य की परिभाषा में केंद्र सरकार भी आता है, इस राज्य की परिभाषा में राज्य की सरकार भी आती है, इस राज्य की परिभाषा में स्थानीय निकाय भी आता है। क्या आता है? स्थानीय निकाय। इसको हम क्या कहते हैं? लोकल बॉडीज। क्या कहते हैं? लोकल। अच्छा, स्थानीय निकाय में कुछ आइडिया है क्या, किसको लेते हैं? हाँ, इसमें लेते हैं हम पंचायत, नगर पालिका, ये सबको लेते हैं। ठीक, गांव में क्या होती है? पंचायत, और शहरों में क्या होता है? नगर पालिका। तो इसमें समझ जाओ, पंचायत, नगर पालिका, ये सब आता है। ठीक, ये सब किस में आएगा? ये इसमें आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आइए आगे। आगे एक शब्द और आएगा, सांविधिक निकाय। सांविधिक या सांविधिक या संवैधानिक निकाय। जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, ONGC, सेल, LIC। ये देखो, आप केंद्र सरकार तो आप समझ गए, राज्य सरकार भी समझ गए, स्थानीय निकाय भी समझ गए, पंचायत और नगर पालिका सब आता है। ये आपको नहीं समझ में आया होगा, सांविधिक निकाय है ना। इसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़। क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडीज़। मैं इसको अभी नहीं समझाऊंगा, इसको समझाने का अभी वक्त नहीं है।
ये जब हम भाग 3 और 4 जब टॉपिक वाइज चलेंगे वहाँ मैं समझाऊंगा इसको आपको। अभी इसका समय नहीं आया ना, क्योंकि इसको आपको जब मैं राइट्स पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बॉडी कैसे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको बोलते हैं, है ना, सांविधिक किसको बोलते हैं, विधिक निकाय किसको बोलेंगे, असंवैधानिक निकाय किसको बोलेंगे, है ना, संविधानोत्तर निकाय किसको बोलेंगे, ये सब बारीकियां हैं जो आप बाद में जानोगे। फिलहाल आप इसको समझो, आप समझ जाओ। सीधी सीधी भाषा में बोलूं, सरकार की कंपनियां, एकदम सामान्य भाषा में क्या बोलूं, सरकारी कंपनी। ये जो आपको नाम दिख रहे हैं ना, ONGC, फुल फॉर्म जानते हो ONGC का? जानोगे धीरे धीरे, अभी तो शुरू किए हो। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सेल का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये सब सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां हैं ये, समझ गए? तो ये भी राज्य की परिभाषा में शामिल होती हैं। तो मैं सिंपल भाषा में क्या बोलूँगा, सरकार की कंपनियां, एकदम समझने के लिए ना, समझ गए आप? ये सभी राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। और एक और होता है, इसको अलग कलर में लिखूंगा मैं। एक और होता है, एक होता है निजी निकाय। एक क्या बोल रहा है, निजी निकाय। निजी निकाय बोले तो प्राइवेट बॉडी। जैसे कि हमारा समारू कंस्ट्रक्शंस, क्या है, समारू ठेकेदार है ना, ये समारू कंस्ट्रक्शंस, इसका नाम क्या है, कंपनी, निजी कंपनी है ये, सरकारी नहीं है। समारू कंस्ट्रक्शंस, क्या नाम है इसका, समारू कंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, तो निजी, हर निजी निकाय क्या, जैसे मान लो यहाँ पे दुकान है, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री खोल के बैठा है, तो ये सब तो प्राइवेट है ना। जैसे कोई पोहे की मिल है, कोई चावल की मिल है, तो ये सब भी हो गया ना निजी कंपनी, इसको नहीं गिना जाएगा। ये बोल रहा है वो निजी निकाय राज्य की परिभाषा में शामिल होगा जो सरकार के लिए काम करता है। जो किसके लिए काम कर रहा है, सरकार की एजेंसी के रूप में काम कर रहा है, सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। जैसे सरकार नेशनल हाईवे बना रही है, वो ठेका सरकार ने किसको दे दिया, समारू कंस्ट्रक्शन को दे दिया। तो समारू कंस्ट्रक्शन भले ही निजी कंपनी है, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है, सरकार के लिए। तो ऐसे सारे निजी निकाय जो सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं, राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन हर निजी निकाय शामिल नहीं होगा, केवल वही निजी निकाय शामिल होगा जो सरकार के लिए कार्य करेगा। क्लियर है बात? लेकिन क्या, एक सवाल है कि क्या ये संविधान में बताया है क्या निजी निकाय को राज्य की परिभाषा में? नहीं बताया है, संविधान में ये नहीं है, इसीलिए इसको पीले कलर में लिखा है। असल में ये किसके अनुसार है, सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी निकाय जो सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं, वो भी अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 के तहत राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। समझ रहे हो? संविधान ने राज्य की परिभाषा में केवल इसे जो सफ़ेद में लिखा है ना, ये इनको बताया है। अगर आपसे कभी कोई सवाल पूछे कि राज्य की परिभाषा में आप पांचों दे दिया ऑप्शन में, और आपसे सवाल पूछे कि भैया अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में संविधान के अनुसार राज्य की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है, संविधान के अनुसार, तो क्या लोगे वो। लेकिन अगर केवल आपसे ये पूछ दे कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा में क्या शामिल किया गया है, जवाब क्या है, वही है। लेकिन अगर केवल आपसे सवाल ऐसा पूछे कि अनुच्छेद 12 और 36 के तहत राज्य की परिभाषा में क्या शामिल होगा, क्या शामिल नहीं होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, ये सभी शामिल होगा, सभी, जब तक स्पष्ट ना बोले, है ना। ये बारीकियां समझोगे आप। अभी आपको मैं बताता हूँ ये राज्य क्यों बताया मैं, ये समझ गए ना। राज्य की परिभाषा 12 और 36 में राज्य की परिभाषा समझ गए ना। अब समझो इसको।
अरे यार इसका कुछ फंडास। हाँ आइए, अब आप समझो। अब देखो ये 36 से पर ये क्या है पता है? इन दोनों में अंतर की बात अब समझाना चाह रहा हूँ ना, भाग 3 और 4 में। ये भाग 3 है, ये भाग 3 है और ये भाग 4 है। भाग 4, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। इसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। इसे हम कहते हैं आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व। इंग्लिश में कहते हैं इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इन दोनों के एक अंतर समझो आप। बहुत सामान्य भाषा में संविधान कह रहा है, किसको कह रहा है? ये जो गोला है ना, ये जो हमारा है, ये कौन है? संविधान है। लंबी नाक वाला आदमी ये किससे कह रहा है? राज्य से। किससे कह रहा है? राज्य से। राज्य में क्या क्या समझ गए ना? राज्य से का मतलब क्या? केंद्र सरकार को भी बोल रहा है, राज्य सरकार को भी बोल रहा है, पंचायतों को भी बोल रहा है, नगर पालिकाओं को, सबको बोल रहा है। और ये क्या कह रहा है? फिर यहाँ पर संविधान कह रहा है। संविधान किसे कह रहा है? अब यहाँ पर थोड़ा इसका ना स्माइल कम है। किससे कह रहा है? राज्य से। यहाँ पर कह रहा है ये राज्य तुम्हें गुपचुप खाना पड़ेगा। तुम्हें गुपचुप खाना पड़ेगा कह रहा है। और यहां कह रहा है राज्य तुम्हें गुपचुप खाना चाहिए। खाना चाहिए। ये दोनों वाक्य को ध्यान दो। दोनों वाक्य एक जैसा है? एक जैसा है क्या? नहीं, दोनों लग एक जैसा रहा है, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर है। यहां पर भाग 3 के लिए कह रहा है, संविधान क्या कह रहा है? राज्य को तुम्हें गुपचुप खाना पड़ेगा, मतलब खाओ, वरना बाध्यता है यहां पर ना, यू हैव टू ईट गुपचुप, अदरवाइज कंडीशन लगा दिया, मतलब तुम्हें लात पड़ेगी या झापड़ पड़ेगा, जो भी है, बाध्यता है यहां पर, कंपल्शन है यहां पर। यहां क्या बोल रहा है? राज्य तुम्हें गुपचुप खाना चाहिए। यहां आपको बाध्यता नजर आ रही? देखो यहां पर बाध्यता है, यहां पर क्या है? बाध्यता, कंपल्शन। यू हैव कंपल्शन, कंपल्शन ना। और यहां पर क्या है? यहां है सुझाव। क्या है? सुझाव। सुझाव, तुम्हें गुपचुप खाना चाहिए। नहीं खाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना खाओ और मत, मैंने सुझाव दे दिया, खाना खाओ और मत खाओ। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? अबे तोला गुपचुप है ना, खाए ला पड़ी, नहीं तो परिणाम हो सकते हैं ना। अब इसको समझो, ये कह रहा है भाग 3 के लिए क्या कह रहा है? तुम्हें गुपचुप खाना पड़ेगा, मतलब इसका कहने का मतलब ये है राज्य भाग 3 में जितने मौलिक अधिकार हैं तुम्हें नागरिकों को सुनिश्चित करना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा, वरना नहीं दिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंच गया वो, तो हम ख्याल रख लेंगे।
समझ रहे हो ना? तो मेरे को चुप खाना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि राज्य, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे पंचायत हो, चाहे ओएनजीसी सेल जैसी सरकारी कंपनियां हो, चाहे कोई निजी एजेंसी, निजी बॉडी हो, निजी निकाय हो जो सरकार के लिए काम कर रही हो, अगर आपने भाग 3 में जितने मौलिक अधिकार मैंने बताए हैं, ये अगर इनमें से कुछ भी छीना तुमने नागरिकों का, मतलब फिर हम देख लेंगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। फिर ये तुमको लतिया के मौलिक अधिकार वापस दिलवाएंगे अगर छीना तो। यहाँ बाध्यता है राज्य को कि तुम्हें नागरिकों को मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना ही पड़ेगा, तुम छीन नहीं सकते। यहाँ आ जाओ भाग 4 में। भाग 4 में भी आपको पता है, यहाँ अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक, 35 तक मिलेगा आपको भाग 3 में। और भाग 4 में क्या मिलेगा, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक मिलेगा, यहाँ मिलेगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी कुछ इसी प्रकार के प्रावधान लिखे हुए हैं। 36 में तो राज्य की परिभाषा है, 37, 38 से लेकर 51 तक। इसमें ना संविधान ने राज्यों को निदेशक बताए हैं। क्या बताएं? डायरेक्टिव्स, निदेशक। सामान्य भाषा में कहूँ तो सुझाव दिए हैं। किसको दिए हैं संविधान ने सुझाव? राज्यों को। कहाँ दिए हैं? यहाँ इन जो अनुच्छेद है ना, इसमें जो भी लिखा हुआ है सुझाव दिया है। राज्य किसको दिया है संविधान ने सुझाव? राज्य को। तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें को चुप खाना चाहिए, लेकिन तुम नहीं खा सकते तभी हम कुछ उखाड़ नहीं लेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारी मर्जी, खाओ या ना खाओ। अब देखो इसमें आप ऐसा समझो कि जैसे इसमें 36 से लेकर 51 तक एक बात लिखी हुई है, कि समान वेतन समझ जाओ आप। समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। इसमें एक लिखा हुआ है, देखे समझो आप इसको, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर ये मौलिक अधिकार में होता, भाग 3 में होता, तब तो भैया मौलिक अधिकार है। एक काम कर रहा है कोई, एक पोस्ट पर है, तो स्त्री हो या पुरुष या ट्रांसजेंडर, आपको एक समान वेतन देना होगा, मौलिक अधिकार बन जाता उसका। लेकिन मौलिक अधिकार में नहीं है। वो कहाँ है? भाग 4 में। भाग 4 में संविधान कह रहा है राज्य को कि आपको समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए, है ना। अच्छा, और किस लिए? तो भाग 4 की ये सुझाव दे रहा है ना, ये डायरेक्टिव किसके लिए है? ये है वेलफेयर स्टेट के। इनका उद्देश्य क्या है? वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना, मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उद्देश्य क्या है भाग 4 का? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अब वो राज्य का मतलब वही हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सब है ना, भारत, इसको बोल रहा है वो पूरा। एक कल्याणकारी राज्य। अगर आप चाहते हैं कि आप राज्य में जनता का कल्याण हो, तो भाग 4 में जो दिए गए ये निदेशक हैं, डायरेक्टिव हैं, इन्हें राज्य को अपने कानून में इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी योजनाओं में इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि किसका कल्याण हो? जनता का कल्याण हो सके। समझ रहे हो? तो भाग 4 में वो निदेशक हैं, वो डायरेक्टिव्स हैं, या वो सुझाव है जो संविधान किसे दे रहा है? राज्य को, कि यदि आप एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, तो आप भाग 4 में दिए गए इन निदेशकों को, इन डायरेक्टिव्स को अपनी नीतियों में शामिल कीजिए, अपने योजनाओं में शामिल कीजिए। जब आप कानून बनाते हैं तो उसमें भी इनको शामिल कीजिए। मकसद क्या? ताकि जनता का कल्याण हो सके। समझ रहे हो बात? लेकिन इन दोनों में एक अंतर है। यहाँ पर संविधान ने राज्य पर भाग 3 को बाध्यकारी बना दिया है, करना ही पड़ेगा, नहीं किए तो फिर परिणाम है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? ये किस रूप में है? सुझाव के रूप में। मतलब
राज्य चाहे तो भाग 4 के में दिए गए इन प्रावधानों को लागू करे या ना करे। अगर राज्य लागू नहीं करता है तो क्या आप राज्य के खिलाफ न्यायालय में जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। लेकिन अगर भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है आपका कोई छीनता है तो क्या आप न्यायालय जा सकते हैं? जा सकते हैं। समझ गए? तो अगर कोई मौलिक अधिकार आपका छीनता है तो संविधान आपको भाग 3 में न्यायालय जाने का भी अधिकार देता है, और वो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार तो आपका मौलिक अधिकार भी है। आप पढ़ेंगे आगे डिटेल में। लेकिन अगर राज्य भाग 4 में दिए गए निर्देशकों, डायरेक्टिव्स यानी कि सुझावों को अपनी नीतियों में, अपनी योजनाओं में, अपनी पॉलिसीज़ में अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है, लागू नहीं करती है, तो क्या संविधान आपको न्यायालय जाने की अनुमति देता है? नहीं देता है। स्पष्ट आ गया दिमाग में? भाग 3 और 4 में अंतर आ गया? एक और सवाल, तो क्या कभी भाग 4 के में जो दिए गए हैं, क्या इनको कभी राज्य पर बाध्यकारी किया जा सकता है? कैन इट बी मेड बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट, अपॉन द स्टेट? कैन द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड बाइंडिंग अपॉन द स्टेट? मतलब क्या भाग 4 में दिए गए निर्देशकों को राज्य पर कभी बाध्यकारी बनाया जा सकता है? सवाल है। हाँ, बनाया जा सकता है, लेकिन उसका एक तरीका है। सामान्य तौर पे तो बनाया नहीं जा सकता, तो सुझाव है वो राज्य माने या ना माने। लेकिन एक तरीका है जिससे भाग 4 में जो आपको अनुच्छेद 37 से लेकर 51 तक जो निर्देशक, सुझाव या डायरेक्टिव्स दिए गए हैं उन्हें राज्य पर बाध्यकारी किया जा सकता है, उन्हें कंपलसरी किया जा सकता है। कैसे? अगर जैसे ये समान कार्य समान वेतन, ये आर्टिकल आप आगे पढ़ोगे 39D में है। कहाँ है? 39D में है। समान कार्य के लिए समान वेतन यहाँ है। अगर संसद, पार्लियामेंट तो सुने हो ना, अभी आगे समझ जाओगे एकदम क्लियर, लेकिन पार्लियामेंट सुने हो ना, संसद। अगर संसद इसके लिए क्या बना दे? कानून। क्या बना दे? कानून अगर बना दे कि भैया एक कार्य के लिए स्त्री हो या पुरुष या फिर वो ट्रांसजेंडर, समझ रहे हो ना, उनको एक ही वेतन दिया जाएगा। भेदभाव, लैंगिक आधार पे आप वेतन में भेदभाव नहीं कर सकते। समझ गए? अगर संसद ने भाग 4 के किसी प्रावधान पर कानून बना दिया है, अधिनियम बना दिया, तो फिर वो राज्य पर बाध्यकारी हो जाएगा। इट विल बी नाउ बाइंडिंग अपॉन द स्टेट। इट मीन्स स्टेट हैज टू कंप्लाई अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब अगर राज्य फिर उसके लॉ के खिलाफ जाएगी तो अपराध हो जाएगा। बात क्लियर है? समझे कुछ? पक्का? और सरकार ने कानून बना दिया, इस पर कानून बना दिया है। क्या है कानून? समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बना दिया है। अब एक कानून बन चुका है, ये संसद ने बनाया 1976 में। मतलब इस कानून के बाद अब वो भाग 4 में जरूर है, लेकिन अब राज्य मनमाना नहीं कर सकती। कानून बन चुका है, इसलिए एक ही कार्य के लिए, एक ही ऑफिस में, एक ही पोस्ट पर हमारा समारोह है और हमारी टिटकी है, दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा 1976 से पहले हुआ करता था, पुरुष को ज़्यादा सैलरी देते थे, अब महिला को कम देते थे। अब नहीं कर सकते ऐसा, अब क्योंकि एक कानून बन चुका है। अब भैया अगर एक ही कार्य कर रहे हैं स्त्री और पुरुष, तो उसमें वेतन में आप लैंगिक भेदभाव नहीं कर सकते। बात यहाँ तक समझ में आई? भाग 3 और 4 की कथा है ना? तो लो कथा सुनाता हूँ मैं संविधान की ना। ये प्रैक्टिकल है, ये आपको ज्ञान देता है, ये आपको अधिकार देता है ना। और बाकी जो कहानियाँ हैं,
काल्पनिक कहानियाँ वो आपको सिर्फ जब छोटे थे ना तो टीवी में मज़ा देती थी, लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? संविधान। सत्य क्या है? संविधान। और संविधान से ही आपको अधिकार प्राप्त होता है। ये संविधान ही है जिससे दलितों को उनके मानवीय अधिकार मिले हैं। ये संविधान ही है जिससे स्त्री जाति को उनका अधिकार मिला है। वरना जब ये संविधान नहीं था तो समाज का एक बड़ा वर्ग दलित सवर्णों द्वारा शोषित किया जाता था, उन्हें मानवीय अधिकार नहीं थे। स्त्रियां, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्त्रियां बहुत सारी पाबंदियों में रखी जाती थी। तो ये सारे अधिकार का स्रोत क्या है? पौराणिक कथाएं नहीं है, ये सारे अधिकारों का स्रोत क्या है? संविधान है ना। अच्छा, स्त्री को अधिकार दिलाया है, दलितों को अधिकार दिलाया है ना। वरना उससे पहले क्या था? कुछ लोगों के हाथ में पूरी संपत्ति, कुछ लोगों के हाथ में पूरे अधिकार, और बाकी लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जीना पड़ता था, है ना। लेकिन वो जो और मनुष्य थे, जो सीधे साधे थे, जो डरते थे, उनको आज जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना, और उनको जो है सम्मान के साथ जीने का अधिकार किसने दिया है? संविधान ने दिया है। ये और संविधान आपको आपके अधिकारों से परिचित कराता है, जो आपको अल्ट्रा स्मार्ट बनाता है। क्या बनाता है? अल्ट्रा स्मार्ट। आप इस दुनिया में रहने लायक हो जाते हो, आप स्मार्ट हो जाते हो। अगर अन्याय होगा तो आप लड़ने लायक हो जाते हो ना। ठीक। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। व्हाट्स योर क्वेश्चन? ये मौलिक अधिकार में नहीं आया, ये नियम नहीं पगली, एक कानून बना दिया गया। अगर भाग 4 के किसी भी निदेशक पर संसद कानून बना देगी तो वो निदेशक बाध्यकारी हो जाता है राज्य पर ना। बात क्लियर है? ओके, विल कंटिन्यू टुमारो।